अब हम पहुँचे हैं 1807 में, और 1807 में इंग्लैंड में फिर से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है इन अकॉर्डेंस विद स्लेव्स। यानी 1807 में इंग्लैंड में स्लेव ट्रेड एक्ट पास होता है। अब ये स्लेव ट्रेड एक्ट जो था वो बेसिकली विलियम विल्बरफोर्स एक आदमी होता है जिसकी बेजा कोशिशों से ये मुमकिन होता है। इसकी हिस्ट्री को अगर हम जनरली देखें तो ये एक कॉमिटी होती है पहले, जिसमें हमारे पास एवेंजिकल इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। वो क्वैकर जो ये क्वैकर वो ग्रुप ऑफ पीपल होती हैं जो स्लेवरी को इमोरल कंसिडर करते हैं। ये दोनों मिलकर अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल लोगों को इंग्लैंड थ्रू आउट इंग्लैंड अपने साथ मिलाते जाते हैं। 1807 में ये एबोलिशनिस्ट ग्रुप जो है ये पार्लियामेंट के अंदर अपनी बहुत बड़ी मेजॉरिटी बना लेती हैं। फिर ये स्लेव ट्रेड एक्ट, यानी यहाँ पे स्पेसिफिकली कि स्लेव की ट्रेडिंग जो है उसको बंद करने के लिए एक बिल पास करती हैं, और ये कंसिडर करती हैं कि ये एक डिवाइन काम कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम वो ये समझते हैं कि ये स्लेव की जो एबोलिशन है ये एक बहुत ही अजीम काम है। इसी तरह 1792 में विल्बरफोर्स जो है इस मोशन को हाउस ऑफ कॉमन के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पे बात चलती है, और आखिरकार 1807 में स्लेव ट्रेड एक्ट पास होता है, अकॉर्डिंग टू विच स्लेव ट्रेड को इलीगल कंसीडर किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है स्लेवरी एवोल्यूशन एक्ट 1833। ये भी इंग्लैंड में ही हमारे पास होता है। जिस तरह हमने कहा था कि इस ज़माने में अभी जो राइटर्स थे, जो थिंकर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, वो अब रीज़न और ह्यूमन राइट्स को प्रेफर कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशन और रिलीजन को। तो हमारे पास जो राइटर्स हैं उनकी बातों से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह विलियम कूपर उस ज़माने में लिखते हैं कि वी हैव नो स्लेव्स एट होम देन वाई अब्रॉड, स्लेव कैन नॉट ब्रीथ in England if their lungs receive our air, that moment they are free, they touch our country and their shackle falls। और इस तरह करके वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी पोइम लेते हैं। इन मेन मकसद विलियम कूपर का यही होता है कि जो इंग्लैंड है इधर तो उस टाइम पे जो स्लेवरी है ये बंद हो चुकी थी, उसकी स्लेवरी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन जो कॉलोनीज़ थे इंग्लैंड के उधर स्टिल प्रिवेल था ये चीज़। तो वो चाह रहे थे कि वो उन जगहों में भी ख़त्म होती। बेसिकली अगर हम देखें स्लेवरी एवोल्यूशन जो थी उसके पीछे सिर्फ मॉरल या रिलीजियस रीज़न नहीं थी, फाइनेंशियल रीज़न भी थी। जिस तरह जेम्स रैमसे कहते हैं कि ह्यूमन स्लेव ट्रेड जो थी या ह्यूमन की जो ट्रेडिंग थी ये बहुत ज़्यादा लेस एफिशिएंट और मतलब इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा इसका असर नहीं होता, ये बल्कि इकोनॉमी को ख़राब करती है। इंस्टेड अगर हम इंसानों के बजाय अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करें वो ज़्यादा ईजी भी होगा और ज़्यादा कन्वीनियंट भी होगा। तो इसी तरह हो कि स्लेवरी एबोल्यूशन एक्ट 1833 में पास होता है, अकॉर्डिंग टू विच स्लेवरी भी जो है उसको ख़त्म किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है सर्फडम इन रशिया। अब रशिया की हिस्ट्री जो है वो अमेरिकन हिस्ट्री या यूएस हिस्ट्री के साथ बिल्कुल पैरेलल जाती है, क्योंकि अगर हम देखें 1861 में जब अमेरिकन सिविल वार होता है तो उससे 2 साल पहले, यानी जो एमेंसिफिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन होता है उससे 2 साल पहले रशिया के जो इम्पीरियर होते हैं अलेक्जेंडर, वो सर्फडम के इस इंस्टीट्यूशन को सारा ख़त्म कर देते हैं। स्पेसिफिकली ये सर्फडम के इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है, तो उस ज़माने रशिया एक एग्रीगेरियन कंट्री होती थी, और इसमें जो लोग होते थे, वो काम करने वाले जो लोग होते थे, वो जिस तरह हम अमेरिका में देखते हैं कि वहाँ पे तो अफ्रीकन डिसेंट से लोग लाते थे, यानी अफ्रीका से लोग लाते थे, ब्लैक पीपल वहाँ पे काम करते थे। लेकिन रशिया में ये नहीं था। रशिया में रशिया के इथनिसिटी के लोग ही वहाँ पे काम करते थे। वहाँ पे सॉर्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम था, यानी वो जो सर्फ थे वो उन खेतों पे काम करते थे और इन रिटर्न वो फ्यूडल उनको घर और रिहाइश वगैरह प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि रशिया के अलेक्जेंडर जो एम्पीरियर थे उस ज़माने के, उसने इस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दिया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री है तो मैं इस पे नहीं जाऊंगी। जब डायरेक्टली उस पॉइंट पे आते हैं कि अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस जो है प्रेसिडेंट लिंकन को 2 पावर देती है, और ये 2 पावर 2 एक्ट्स के थ्रू देती है। एक मिलिशिया एक्ट 1862 के तहत लिंकन को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो अफ्रीकन किसी भी ब्लैक पर्सन को अगर उसको लगे कि ये फ़िट है मिलिट्री में, इनरोल कर सकता है। दूसरा
ये कि जिसको कन्फिस्केशन एक्ट कहते हैं या सेकंड कन्फिस्केशन एक्ट कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट लिंकन को ये पावर दी जाती है कि वो जो रिबेलियस जितने लोग थे जिन्होंने यूनियन से बगावत की थी, उन सारे की प्रॉपर्टी वो कन्फिस्केट किसी भी टाइम कर सकता है। तो अब ये पावर जब लिंकन को दी जाती है, वो 1862 में एक प्रीलिमिनरी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू विच उस प्रोक्लेमेशन में वो जो रिबेलियन थे या जो बगावत करके चले गए थे, उन लोगों को ये कह देता है कि अगर आप 100 दिनों के अंदर विदिन 100 डेज यूनियन के साथ रीयूनाइट नहीं हुए, तो हम जितने भी आपके स्लेव्स थे जिनको हमने कन्फिस्केट किया है, मैं सबको आज़ाद कर दूंगा। तो विदिन 100 डेज जो हैं ये यूनियन के साथ फिर यूनाइट नहीं होते, और प्रेसिडेंट लिंकन इन अपने प्रोक्लेमेशन के वजह से वो सारे जो सर्व थे, जो स्लेव्स थे, उनको रिहा कर देता है। और ये एक बहुत बड़ी इवेंट होता है हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे स्लेव्स आज़ाद हो जाते हैं इसकी वजह से। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है द लिबर कोड ऑफ 1863। लिबर कोड ऑफ 1863 में क्या होता है कि ये भी अमेरिकन सिविल वॉर के दौरानी का ही एक इवेंट है, जिसमें फ्रांसिस लिबर एक प्रोफेसर होते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, और उस ज़माने के जो जनरल इन चीफ होते हैं यूनियन फोर्सेस के, जनरल हेलेक, वो आके उनसे कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमरी लॉज ऑफ वॉर थे, वो उनको मतलब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए, ताकि वो अपने लोगों में बांट सके, कि सोल्जर्स को बता सके कि लॉज के जो वॉर है उसके कुछ लॉज होते हैं। अब लिबर जो होता है, प्रोफेसर लिबर, वो इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो जनरल हेलेक से कहता है कि क्यों ना हम इसको पूरा एक कोड की शक्ल दे दें, ताकि ये रीडिंग में भी आसान हो और लोगों को भी पता चले लॉज ऑफ वॉर के बारे में। तो वो उसको इजाज़त देता है और वो अपने नाम से ही इसको शाया कर देता है, लिबर कोड, जिसमें वॉर के बारे में रूल्स ऑफ वॉर होते हैं कि किस तरह सोल्जर जो है वो ऑर्डिनरी सिटीज़न के साथ किस तरह बिहेव करेगा, जो उसका एनिमी उसके सामने आएगा तो उसके साथ कैसे बिहेव करेगा, ये चीज़ें इसमें इनक्रिप्टेड होती हैं। अब फिर हमारे पास आती है 1864। अब 1864 में एक और बहुत बड़ा इवेंट होता है। एक बिजनेसमैन होता है जिसका नाम हेनरी ड्यूनेंट होता है। वो अपने बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए नेपोलियन 3 के पास जाता है, फ्रांस। वो जब वहाँ पे जाता है तो उसको पता चलता है कि नेपोलियन जो है वो इटली गए हुए हैं किसी मिलिट्री कैंपेन के लिए, तो वो उसके पीछे इटली जाता है। और इटली जब वो जाता है तो वहाँ पे वो एक वॉर को, एक बैटल को अपनी आंखों से देखते हैं, जिसको बैटल ऑफ सल्फरीनो कहते हैं। वो उस बैटल से बहुत ही ज़्यादा सबक सीखते हैं, और वहाँ उस बैटल से वापस आकर, इटली से वापस आकर, वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम अ मेमोरी ऑफ सल्फरीनो होता है। उस किताब में वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो वॉर है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, और वॉर की जो सिचुएशन है वो सिर्फ एक सोल्जर ही इमेजिन कर सकता है, ऑर्डिनरी सिटीज़न कभी भी उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। उसके बाद वो उस किताब में कुछ सजेशन दे देता है कि वो कहता है कि कुछ लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो इन सोल्जर्स की जो वुंडेड हैं इनकी मदद करे वॉर के दौरान, और जो सारे गवर्नमेंट, दुनिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे काम करें, और इन जो ग्रुप्स होंगे जो लोगों की मदद करेंगे, वॉर में जाके सोल्जर्स की मदद करेंगे, उनको दोनों पार्टीज़ जो हैं वो उन पे अटैक नहीं करेंगी। अब जब ये किताब छप जाती है और कुछ अरसे बाद, चंद एक ही साल बाद, एक कमेटी बिठाई जाती है, और वो कमेटी जो है वो इन चीज़ों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, वो इनको प्रैक्टिकल शक्ल देने की कोशिश करती है। और यही कमेटी जो है वो आगे जाके इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के नाम से मशहूर होती है, जो ऐसे कामों में, फिर फलाही कामों में, ह्यूमन राइट्स के कामों में सबसे आगे बढ़ती हैं। फिर 1865 आती है, जिसमें 13th अमेंडमेंट के ज़रिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर टर्म्स में लिखा जाता है कि स्लेवरी जो है इसको कम्प्लीटली अबॉलिश किया जाता है, और ये एक बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी स्टेप होता है। इसके बाद हमारे पास आती है 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस। ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस के बैकड्रॉप में हमें पता है कि वर्ल्ड वार 1 हो चुका होता है, जिसमें बहुत सारे लोग, सोल्जर्स इंक्लूडिंग सिविलियंस, बहुत ज़्यादा मरते हैं, और इसको फिर आगे मतलब इन फ्यूचर अवॉइड करने के लिए ये ट्रीटी साइन की जाती है। इस ट्रीटी में ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए शामिल होते हैं, लेकिन जर्मनी को इन्वाइट नहीं किया जाता, और जर्मनी पे बहुत ज़्यादा बर्डन लगाया जाता है। इनफैक्ट पूरी जो वर्ल्ड वार 1 की जो ज़िम्मेदारी है, जिसकी वजह से हुई है, ये कहते हैं कि जर्मनी की वजह से हुई है।
अब क्या होता है कि जर्मनी में टेरिटोरियल वाइज भी उसको ये कहा जाता है कि जो वो ऑस्ट्रिया को ज्वाइन नहीं कर सकता। सार्स के जितने भी कोल माइन थे वो सारे जर्मनी से लेकर फ्रांस को दिए जाते हैं। उसको कहा जाता है कि आप 1 लाख से ज़्यादा मिलिट्री जो है वो फोर्सेस नहीं बना सकते और एयरफोर्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा इनॉर्मस जो है पैसे उससे लिए जाते हैं और डेब्ट की सूरत में भी अब उसके ऊपर ये लागू होते हैं। तो इस सिचुएशन में ये ट्रीटी साइन की जाती है। फिर 1920 में इसी ट्रीटी को सामने रखते हुए लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जिसका मेन मकसद यही होता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पूरे लोगों को। अब इसके जो ऑर्गन्स होते हैं इसमें भी जनरल असम्बली होती है, काउंसिल होता है, सेक्रेटरीट होता है और परमानेंट कोर्ट ऑफ ICJ होता है। जो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगी, ये ब्रांचेस के हर ब्रांच के इतने मेंबर्स होते हैं, एक का वोट जो है वो कंसिडर होता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। फिर इसी ट्रीटी के अंडर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट, वर्कर और एम्प्लॉयर को एक ही जगह पे लाके उनसे डिस्कशन और उनसे डिडक्शन करवाती है। इस जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका बेसिक मकसद यही होता है कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बनाई जाए और किस तरह रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट किया जाए लेबर्स के राइट को, और कैसे सोशल सिक्योरिटी और पीस को बिल्ड किया जाए। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट पार्ट होगा इस पूरी सीरीज़ का, और उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हुआ और जितने ट्रायल्स उसमें हुए, और फिर यूनाइटेड नेशन, और फिर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी।